सो गाइस वेलकम टू माय बैक चैनल यूपीएससी टारगेट 2023। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो का पूर्ण लाभ उठा सके। तो मैं आज क्लास 9 लेसन 2 बायोलॉजी जो उत्तक चैप्टर है उसका मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिए तो कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो में जहाँ भी थोड़ी से फॉल्ट या फिर अटूट नज़र आएगा वो मेरे ऊपर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। तो चलिए मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला लेकर आ चुका हूँ। पहला प्रश्न दिया है, एक पादप उत्तक का नाम बताएं। तो पादप उत्तक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। पहला विभाज्य उत्तक, और दूसरा अस्थाई या अविभाज्य उत्तक या अविभाज्य उत्तक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया, जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इसका आंसर शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। अतः शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक का मुख्य कार्य है पौधों के लंबाई में वृद्धि करना। पौधे किसके कारण लंबे होते हैं या बढ़ते हैं? उसका आंसर होगा शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की हो जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, सरल उत्तक के दो उदाहरण दे। इसका आंसर होगा मृदु उत्तक और स्थूलकोण उत्तक। सरल उत्तक के उदाहरण इसका मृदु उत्तक या स्थूलकोण उत्तक। सरल उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, और तीसरा होता है हम लोग का दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक। आइए आपकी समझ में आएगा। चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है? इसका आंसर को विभाज्य उत्तक। अतः हम लोग कह सकते हैं कि विभाज्योत्तक उत्तक ही विकसित होकर मतलब बढ़कर आगे अस्थायी उत्तक बन जाता है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, विभाज्योतिकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया? इसके स्थिति के आधार पर। विभाज्योतिकी उत्तक किस आधार पर विभाजित किया जाता है? इसका आंसर होगा स्थिति के आधार पर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? इसका आंसर होगा मृदु उत्तक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन दो अंगकों के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान कर। इसके अंतर को स्थूलकोण उत्तक तथा दृढ़ उत्तक। स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, वैसे मृदु उत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? इसका आंसर होगा क्लोरेंकाइमा या मृदु उत्तक। क्लोरेंकाइमा का दूसरा नाम क्या है? क्लोरेंकाइमा या मृदु उत्तक। चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति में अनियमित कोने पर मोटे होती है? इसका स्थूलकोण उत्तक या दृढ़ उत्तक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? इसका आंसर होगा दृढ़ उत्तक। अतः दृढ़ उत्तक में मुख्यतः मृत कोशिकाएं होती हैं। क्या? कौन सी कोशिका? मृत कोशिका होती है। चलिए हम लोग चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन दिया है, मृदु उत्तक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर होगा पहला आंसर, मृदु उत्तक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी तथा नियमित आकार की होती है। और दूसरा इसका विशेषता देखिए, दूसरा विशेषता है कि कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक क्या पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन की। 12th नंबर क्वेश्चन दिया है, दो अस्थायी पादप उत्तक का नाम बताया। तो पहला सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के ही होते हैं, सरल अस्थायी और जटिल अस्थायी। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो इसका आंसर वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदु उत्तक, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, इन दोनों में अंतर है। तो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं
इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है, इन दोनों के एक ही में समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। इसका आंसर होगा जड़ से जल तथा खनिज रबड़ को पत्तियों तक पहुंचाना। देखिए जाइलम का मुख्य कार्य है जल संचरण। जल संचरण मतलब कि जल को एक भाग से दूसरे भाग में, जाइलम जाइलम मतलब ज मतलब जल जल। जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जहाँ दोनों में ज ये ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर ट्रिक पसंद में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाइलम में ज और जल में ज। जाइलम का मुख्य कार्य जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और यहाँ पर होता है फ्लोएम। फ्लोएम का मुख्य कार्य है भोजन को ले जाना। फ्लोएम भोजन को ले जाना। फल को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं तो भोजन। फल एक प्रकार का भोजन ही है तो भोजन। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं जो हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का फ्लोएम किन तत्वों से बना था। इसका आंसर होगा यह 4 तत्वों से बना होता है। पहला चार्निल लिखा है, दूसरा सकोसिका है और तीसरा फ्लोएम तंतु, चौथा फ्लोएम मृदुतक और ऊपर था जाइलम। जाइलम किस तत्व से बना है 4 वाहिकाएं वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। आइए आपके समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर प्रश्न दिया हम लोग का किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। इसका आंसर होगा फ्लोएम उत्तक द्वारा। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला जितने भी पदार्थ है उसको क्या कहते हैं खाद्य पदार्थ। तो फल एक खाने वाला ही है तो फ्लोएम। चलिए चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर प्रश्न दिया हम लोग का किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियमी उत्तक के नाम लिखे थे। देखिए एपिथेलियमी उत्तक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सल्की या सल्काव, दूसरा होता है स्तंभाकार, तीसरा क्यूबाइडल, और चौथा हम लोग का जो है वो होता है पक्षमल। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 18 नंबर त्वचा की सतह पर किस प्रकार के एपिथेलियमी उत्तक पाए थे। इसका आंसर होगा सल्की या सल्काव एपिथेलियमी उत्तक। तो चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न की 14 नंबर प्रश्न दिया है पश्चमाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहते हैं सिलियरी गति। कौन सी गति सिलिया में होने वाली गति सिलियरी गति। सिलिया में होने वाली गति कौन सी होती है सिलियरी गति। चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का संयोजी उत्तक के कोई 2 उदाहरण दे। इसका आंसर होगा अस्थि और रक्त। संयोजी उत्तक किसे कहते हैं ऐसा उत्तक जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे रक्त शरीर के संपूर्ण भाग में है। आप अगर अपने अंगुली को काटेंगे तो भी रक्त निकलेगा, आप अपने कान को काटेंगे तो भी रक्त निकलेगा, अपने माथे को फोड़ लेंगे तो भी रक्त निकलेगा। इसलिए संयोजी उत्तक। और हड्डी तो हर जगह है, ये भी एक दूसरे को कनेक्टिंग करने का काम करता है। संयोजी उत्तक को इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, याद कर लीजिएगा। कनेक्ट मतलब जोड़ना, एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ना, और कनेक्टिंग मतलब जोड़ने वाला, तो कनेक्टिंग टिश्यू है। चलिए अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग का 21 नंबर प्रश्न दिया है संयोजी उत्तक कितने प्रकार की होती हैं। तो संयोजी उत्तक 3 प्रकार की होती हैं। पहला वास्तविक संयोजी उत्तक, दूसरा कंकाल उत्तक, तीसरा तरल उत्तक। तो चलिए इन तीनों का एक एक उदाहरण दे देते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक किसे कहते हैं ऐसे संयोजी उत्तक जो वास्तव में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ते हैं उसे वास्तविक संयोजी उत्तक कहते हैं। कंकाल उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। अस्थि और दूसरा होता है अस्थि। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो अस्थि ज्यादा बड़ा है या उपस्थि।
मतलब कि अस्थि का ज़्यादा महत्व है या उपस्थि? तो देखिए मैं बता रहा हूँ एक ट्रिक। जिसमें भी उप लग गया, उप किसी भी शब्द के आगे उप लग गया तो वो हमेशा दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा या उसका कम महत्व होगा। तो चलिए आई होप कि समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले दो प्रकार की कोशिकाओं के नाम लिखो। तो इसका आंसर होगा फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टोसाइटस। फाइब्रोब्लास्ट है, हिस्टोसाइटस, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आएगा भी हमको फिलहाल ऐसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, एडिपोस ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा वसा। वसा मतलब, वसा का हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं चर्बी। चर्बी चर्बी मनुष्य में चर्बी मुख्यतः 4 से 5 चीज़ों की होती है। देखिए मैं बता रहा हूँ। पहला जो होता है हम लोग में चर्बी का पहला भाग होता है ग्रसिका, ग्रास नली जिसको कहते हैं, या ग्रसिका। दूसरा अमाशय, तीसरा छोटी आंत, और चौथा बड़ी आंत, और पांचवा मालद्वार। आई होप कि समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न हम लोग का दिया है कि 24 में अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? श्वेत तंतुमय ऊतक। श्वेत तंतुमय ऊतक। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ऊतक दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? ऊतक पूछ रहा है, ऊतक जोड़ने वाला ऊतक। तो यहाँ पर जा श्वेत तंतुमय ऊतक। और दूसरा 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो पीला तंतुमय ऊतक। अतः इसको ट्रिक बता रहे हैं। एक दूसरा भाई है और एक दूसरा भाई है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों बाजेंगे नहीं, मतलब एक दूसरे से लड़ के बाजेंगे नहीं, बल्कि दोनों लोग एक दूसरे पर हावी, मतलब कि दोनों एक दूसरे पर लाल पीला हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे पर पीले हो जाएंगे। 2 दिन तक नहीं बोलेंगे, उसके बाद सब लाइन पर चले आएंगे। आई होप कि आप सबको ट्रिक समझ में आएगा। चलिए चलते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न के। 26 नंबर प्रश्न दिया है, दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम बताए। तो इसका आंसर है पहला अस्थि, एंड जो हमारा दूसरा है वो है उपस्थि। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 27 नंबर की, उपस्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाला कोशिका क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट। उपस्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिका क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट। चलिए 28 नंबर प्रश्न की 28 नंबर प्रश्न दिया, 2 प्रकार के तरल स्नेहजी ऊतक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा रक्त तथा लसिका। रक्त तथा लसिका। रक्त मतलब खून, और लसिका खून का ही भाग है, लेकिन इसमें जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, इसमें होती हैं प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स जितने भी होते हैं इस खून में होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है। ये इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण ये लाल होता है, जबकि इसमें कुछ नहीं होता, इसके कारण ये पीला होता है। लसिका किस रंग का होता है? तो हल्के पीले रंग का। तो चलिए आई होप को समझ में आएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न दिया है, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार की रुधिर कणिकाओं के नाम लिखो। मैं बताया हूँ ना, डब्ल्यूसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये याद कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इन तीनों का फुल फॉर्म बता देता हूँ। आरबीसी का रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का वाइट। फिर यही सब लिख लीजिएगा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की। 30 नंबर प्रश्न दिया है, शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होती है? इसका आंसर होगा पेशी ऊतक। पेशी रहेगा तभी ना हम लोग के शरीर में गति होगा। पेशी मतलब कि आप लोग इसको बता सकते हैं पेशी ऊतक मतलब कि मसल्स।
मसल्स, मसल्स मतलब कि जो हमारे बोन्स के ऊपर जो एक क्यूटिकल की परत होती है, जो बोन्स, मसल्स एंड बोन्स को जोड़ने का कार्य करता है टेंडन, और बोन्स से जोड़ने का कार्य करता है बोन्स, मसल्स को बोन्स से जोड़ने का कार्य करता है टेंडन, एंड बोन्स को बोन्स से जोड़ने का कार्य करता है लिग्नाइट। चलिए इसको ट्रिक्स याद करते हैं। तो पहला ट्रिक है हम लोग का M मतलब मसल्स, B मतलब बोन्स, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है हम लोग का टेंडन। तो आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे 6 क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक, क्या? मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक शासक था, तो उसका नाम याद कर लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक। तो आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। चलिए प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो 31 प्रश्न दिया हम लोग का, जंतुओं में मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक की बनी होती है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन टिश्यू। तो मस्तिष्क की कार्यात्मक या मस्तिष्क की एसआई मतलब कि सबसे छोटी जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। और जो हमारी लीवर होती है, लीवर मतलब कि हम लोग लीवर को हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं। यकृत की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन। जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क मतलब माइंड की न्यूरॉन, और जो हमारा माइंड का न्यूरॉन, और हम लोग का जो होता है लीवर मतलब यकृत का नेफ्रॉन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? ये तो हो गया। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन अभी मैं बताया हूँ। तंत्रिका मतलब मस्तिष्क, तंत्रिका मस्तिष्क में ही पाया जाता है, तो उसका होगा न्यूरॉन। और जो हमारी लीवर होती है, लीवर का होगा लीवर का नेफ्रॉन। तो चलिए ये भी समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अब जो हमारा दिया हुआ है 33 नंबर प्रश्न हम लोग का है, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों को दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था होती है? इसका आंसर ऊतक की श्रम विभाजन। बहुकोशिकीय जीवों में हर एक कार्य को संपादित करने के लिए अलग अलग कोशिकांग होते हैं, मतलब अलग अलग अंगक होते हैं। जैसे हम लोग को सांस लेने के लिए यहाँ पर हम लोग का गला है, गला मतलब कि ट्रैकिया, गला तो संपूर्ण हो जाएगा, मुख्यतः ट्रैकिया को हिंदी में बोलते हैं, ट्रैकिया इंग्लिश वर्ड है, ट्रैकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। तो चलिए ये भी समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग को दिया है 34 नंबर, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? पहले एक सी रचना तथा एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? ऊतक। तो चलिए 35 नंबर प्रश्न दिया है, तनी की चौड़ाई में वृद्धि किस कोशिकाओं के कारण होती है? तो इसका आंसर है पार्श्वस्थ। ठीक है, शीर्षस्थ जो होता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक जो पादप कोशिका का एक भाग है, शीर्षस्थ पौधे की लंबाई में और पार्श्वस्थ पौधे की चौड़ाई में। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो हम लोग का 36 नंबर है, पत्तियों के आधार पर या टहनी के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक क्या नाम है? अंतर्वेशी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक, और विभाज्य ऊतक को मेरिस्टमैटिक। तो चलिए आई होप कि समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 37 नंबर प्रश्न दिया हम लोग का, अस्थायी ऊतक का निर्माण किन ऊतक के
वृद्धि से होते हैं। इसमें आगे बता चुका हूँ विभाज्य होती की उत्तक जो तो ये 38 नंबर प्रश्न दिया हम लोग का। सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं को बना होता है। सरल अस्थायी उत्तक, सरल से आप लोग समझते होंगे एक रूप, मतलब कि समरूप समान, सबरूप मतलब कि जिसका समरूप, जिसका हर एक रूप समान हो उसे समरूप, और जिसकी हर एक अंग समान हो उसे समांग कहते हैं। तो यहाँ पर समरूप मतलब कि उसमें उपस्थित कोशिकाएं सब एक जैसी होंगी दिखने में। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड हम लोग तो चलिए हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है कि जलीय पौधे में मुख्यतः किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। इसका होता है वायु उत्तक, वायु उत्तक। तो चलिए 40 नंबर प्रश्न की 40 नंबर प्रश्न की दिया है हम लोग का। किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सरकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती थी। इसका आंसर होगा दृढ़ उत्तक। कौन सी उत्तक? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक में कैसी कोशिका होती है? मुख्यतः मृत मतलब कि मरी हुई कोशिका होती है। मृत मतलब मरी हुई कोशिका। तो चलिए चलते हैं हम लोग 41 नंबर प्रश्न की ओर। तो हम लोग 41 नंबर प्रश्न दिया है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिका के ऊपर किसकी एक परत होती है। किसका आंसर होगा क्यूटिकल। किसका परत होता है? तो क्यूटिकल का। चलिए 42 नंबर प्रश्न की चलते 42 नंबर प्रश्न दिया है, कार्क कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। कार्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है, ये सही है या गलत? तो इसका आंसर होगा नहीं पाया जाता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न दिया है। 43 नंबर प्रश्न, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहते हैं? जटिल उत्तक। कौन सा उत्तक? जटिल। याद कर लीजिएगा, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को हम लोग जटिल उत्तक कहते हैं। तो चलिए हम लोग 44 नंबर प्रश्न की ओर चलते। 44 नंबर प्रश्न दिया है, जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो इसका होगा संवहन बंडल। संवहन बंडल। संवहन बंडल में मुख्यतः दो उत्तक आते हैं। पहला जाइलम, जाइलम जो कि जल का संचारण करता है, जो कि जल का संचार करता है। दूसरा फ्लोएम जो कि फल मतलब कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। और जाइलम को, जल को जाइलम। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का दिया है ये 45 नंबर प्रश्न की, सह कोशिकाएं चालनी नलिका किस भाग में पाई जाती है। इसका आंसर होगा पार्श्व भाग में। किस भाग में? तो पार्श्व भाग में। पार्श्व मतलब होता है बगल वाले भाग में। तो चलिए 46 नंबर प्रश्न की 46 नंबर प्रश्न है, किस तंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर चपटी ईंटों की तरह होती है। इसका आंसर होगा कार्क कोशिका। कार्क कोशिका पहले दृढ़ उत्तक कोशिका ही रहती है। दृढ़ उत्तक कोशिका रहती है जो समय के साथ परिवर्तन होने के बाद कार्क में बदल जाता है। कार्क मतलब कि आप लोग देखे होंगे नीम या फिर आम या फिर किसी और पेड़ में, कि जब उसके तने को आप लोग छूते हैं तो उसमें से ऐसा मतलब इतना बड़ा छोटा उसमें चाइल्स निकलते हैं। चाइल्स जो भूरे रंग के होते हैं, लकड़ी ही होती है, उसको नोचते हैं तो निकल जाता है, जिस पर हम लोग पैर रखकर चढ़ते हैं पेड़ पर, तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्क। तो चलिए अब हम लोग का जो प्रश्न दिया हुआ है 47 नंबर, कि किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसायन होते हैं। इसका आंसर होगा स्तंभाकार। स्तंभाकार उत्तक मुख्यतः हमारे छोटी आंत में पाई जाती है। किस आंत में? तो छोटी आंत में। याद कर लीजिएगा, छोटी आंत में। चलिए तब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है कि घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं? क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूब आप लोग देखेंगे मैथ में, आप लोग क्यूब्स पढ़े होंगे। क्यूब मतलब होता है घन। यहाँ पर QUBE, इसको हिंदी में बोलते हैं घन। तो घनाकार कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबाइडल टिश्यू। चलिए आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा दिया है एक 51 नंबर प्रश्न है जो हम लोग का, एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका जो श्वेत रक्त कोशिका को हम लोग कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। WBC व्हाइट ब्लड सेल।
तो चलिए आई होप कि समझ में आएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न की 50 नंबर प्रश्न दिया हम लोग का, अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने के लिए किस उत्तर की कोशिकाएं मदद करती है? इसका आंसर पचमा भी है, पचमढ़ एपिथेलियम। चलिए 52 नंबर प्रश्न की 52 नंबर प्रश्न दिया हम लोग का, किस उत्तक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? इसका जालवत संयोजी उत्तक। जालवत मतलब कि आप लोग जाल देखे होंगे, जाल ऐसे ऐसे होता है जिसमें मछली पकड़ते जाते हैं या फिर मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी होती है, तो जाल ऐसे देखें। जालवत संयोजी उत्तक के पार्श्व भाग में कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो जालवत संयोजी उत्तक। इसमें तारे जैसा यहाँ पर संरचना बन रहा है ना, जहाँ पर दो जाल के धागे मिल रहे हैं, वहाँ पर तारे जैसे संरचना बन रहा है, वहीं पर जालवत संयोजी उत्तक पाए थे। चलिए आई होप को समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगला प्रश्न हम लोग का दिया है कि 53 नंबर की बाह्य कर्ण में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? इसका उपस्थि। तो देखिए बता रहे हैं, उपस्थि उत्तक मुख्यतः आप लोग के जब पेपर देंगे तो उसमें पूछा जाएगा उपस्थि उत्तक मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो 2 ऑप्शन देगा, पहला कान और दूसरा नाक। ये दोनों बहुत ही फेमस ऑप्शंस हैं कि उपस्थि उत्तक कहाँ पाए जाते हैं। तो आप मारिएगा, कान रहेगा तो कान में, या फिर नाक रहेगा तो नाक में, दोनों जगह पाई जाती है। और तीसरा आप लोग दिया रहेगा ए एंड बी दोनों, ए प्लस बी दोनों, तो आप लोग इसको मारिएगा। अगर ए एंड बी नहीं दिया होगा तो आप लोग किस पे मारिएगा? कान को, कान को। चलिए चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न दिया हम लोग का, हैवर्सियन नलिका कहाँ पाए थे? तो इसका अंदर मेमेलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काट में, मेमेलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काट में। चलिए 55 नंबर प्रश्न दिया है, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत होता है? 55। प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है रक्त का? रक्त का कितना प्रतिशत होता है प्लाज्मा? तो ये होता है आपका 55%। एंड बाकी 45% जो हम लोग के हैं प्लेटलेट्स, WBC RBC प्लेटलेट्स जो हैं वो 45 रहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो प्लाज्मा में हम लोग का 90% जल और बाकी 10% जो उसमें सब रहते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ वो सब वही उसमें रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की। 56 नंबर प्रश्न दिया है, किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर लाल रुधिर कणिका। किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लाल रुधिर कणिका। तो चलिए 57 नंबर प्रश्न की ओर चलते। 57 नंबर प्रश्न दिया है, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव रक्त जिस कर्ण के कारण लाल होता है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये भी पूछता है कि मनुष्य का रंग किसके कारण लाल होता है? तो आप ऑप्शन में देगा हीमोग्लोबिन, तो मार दीजिएगा हीमोग्लोबिन। बहुत सारे बच्चे हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स ये दोनों शब्द आपस में मिलते हैं तो दोनों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए 58 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 58 नंबर जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। आप तक मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए लास्ट जो प्रश्न है उसके चलते हैं। तो दिया है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? तो इसका होगा आंसर सिनेप्स। देखिए क्या बोल रहा है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं। मान लीजिए कि ये न्यूरॉन है, इसका ये वाला जो निकला है ये, और दूसरे न्यूरॉन के मतलब ये है, ये बन रहा है। तो यहाँ पर जो मिलकर बनेगा ना, वो उसी को हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स क्या कहते हैं भाई दोस्त मित्र शाखा यार? सिनेप्स। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।